न्यायः मम धर्मः, लॉ इज एन फैक्ट, जस्टिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। आइए आज हम एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बेसिक लीगल क्वेरी की, एक बेसिक लीगल रेमेडी को डील करते हैं। पुलिस केस वर्सेस कंप्लेंट केस, और क्या पुलिस केस जैसे एक एफआईआर की फॉल्स एफआईआर के प्रति हम हाई कोर्ट अप्रोच करके सेक्शन 482 में जैसे उसको क्वेश्चन करा सकते हैं। क्या हम कंप्लेंट केस जो मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर्ड होता है और इशू ऑफ प्रोसेस के अगेंस्ट, क्या हम 482 का पावर यूज कर सकते हैं? इन तमाम तरह के क्वेश्चंस के साथ एएनजी लॉ एसोसिएट्स के मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह और एडवोकेट गौरव गौतम आपका स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुलिस केस एंड कंप्लेंट केस। जनरली पुलिस केस बोला जाता है, जनरली कंप्लेंट केस बोला जाता है, तो क्या ये दोनों एक हैं या डिफरेंस है? तो व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसेस, व्हाट इज द डिफरेंट अप्रोच, and what exactly the legal remedy we are having in order to deal with these all problems if we are being framed wrongly in these particular cases. First thing must we note that कि क्रिमिनल ट्रायल को, क्रिमिनल प्रोसेस को, क्रिमिनल ग्रीवेंस के लिए जो क्रिमिनल रेमेडी मतलब जो लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है वो टू प्रोंग्ड प्रोसेस है। आइदर वी कैन गो थ्रू रूट ऑफ एफआईआर और वी कैन गो थ्रू द रूट ऑफ कंप्लेंट केस। तो जो रूट ऑफ एफआईआर है उसका एक पर्टिकुलर फोकस्ड अप्रोच है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की केसेस में। जो हमने एफआईआर पढ़ा सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, एफआईआर दो डज नॉट डिफाइन इन द कोड बट एग्जैक्टली सेक्शन 154 कहता है कि ऑल कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना है। और ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहता कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जरूरी है। तो ये जो एफआईआर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद कॉग्नाइजेबल केस में पुलिस इज एम्पावर्ड इटसेल्फ, पुलिस को कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट द केस और पुलिस अपने डिस्क्रिप्शन पे केस के इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड फर्दर कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब जो ये पुलिस केस है यानी एफआईआर के थ्रू जो केस क्रिमिनल ट्रायल इन मोशन आ रहा है वो पुलिस केस जाना जाता है। जब वहीं उससे उल्टे जब मजिस्ट्रेट के थ्रू एक प्रोसेस डील होता है वो कंप्लेंट केस हो जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक एफआईआर दर्ज किया जाता है, कॉग्नाइजेबल केस के लिए एफआईआर दर्ज होता है और मान लो पुलिस ने प्राइमा फेसी पाया और एक कहने पे जो विक्टिम के केस दर्ज किया एफआईआर को, अगर वो रिपोर्ट प्रोसीड करती है और पाती है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस तो हुआ ये नहीं है, ये नॉन कॉग्नाइजेबल केस का केस है, तो वैसी स्थिति में पुलिस उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लेंट के रूप में ट्रीट करती है और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देती है और यही बोला जाता है डीम्ड कंप्लेंट। तो हमने देखा कि पुलिस केस कॉग्नाइजेबल केस की बात करता है, जबकि कंप्लेंट केस जो मजिस्ट्रेट के एम्पावर सेंटर में आता है वो कॉग्नाइजेबल है, नॉन कॉग्नाइजेबल दोनों हो सकता है। एक और बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताऊँ आपको, जैसे लोकस स्टैंडाई की बात होती है, क्रिमिनल सिस्टम में लोकस स्टैंडाई को नहीं माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट केस ला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1984 में यहाँ एक क्वेश्चन उठा कि कंप्लेंट कौन कर सकता है। तो इसके इस केस के जजमेंट आने के पहले जब था तो वन हु इज बीइंग विक्टिमाइज्ड, जिस पर जो विक्टिम ने फील किया, जिस पर कोई ग्रीवेंस हुआ, वही कंप्लेंट दर्ज करा सकता था। लेकिन AR अंतुले वर्सेस RS नायक केस के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के ये तय हो गया कि लोकस स्टैंडाई यहाँ काम नहीं करेगा, यानी कोई भी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। तो कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के सामने होगा, मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस होगा और कंप्लेंट केस बेसिकली कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल दोनों हो सकता है। पुलिस केस केवल कॉग्नाइजेबल में होगा। पुलिस केस यानी सेक्शन 154 की बात आती है, जबकि कंप्लेंट केस में सेक्शन 2D में एक कंप्लेंट डिफाइंड है। कंप्लेंट डिफाइंड है सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी में, जहाँ कहता है कि किस तरह का कंप्लेंट, किन केसेस का, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल दोनों का हो सकता है, रिटन ओरल दोनों हो सकता है एंड टू द मजिस्ट्रेट। ये एस्पेक्ट होता है कंप्लेंट केस का। लेकिन अब दोस्तों ये देखना है कि जैसे आपने देखा कि 156(3) के प्रोसेस में जब आपका पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तो 156 के थ्रू जब आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच करते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आइदर डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर or reject the application under 156 subclause 3
आर इंटरटेन द 156 कंप्लेंट। तो यहाँ एक कंप्लेंट केस कंस्टिट्यूट हो गया। एक कंप्लेंट केस हो जाता है जब मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेता है, तो सेक्शन 191 सब क्लास 1A में। तो अब एक एस्पेक्ट है कि सेक्शन 200 के थ्रू जब कंप्लेंट केस की प्रोसीडिंग्स बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंप्लेंट केस में बेसिकली जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि एग्जैक्टली मजिस्ट्रेट ने के पास आप कंप्लेंट दर्ज करा दिए, ये और केस दर्ज हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट साहब अगर उसमें पाते हैं एग्जैक्टली एविडेंस है अप्रोच करना चाहिए इसको, तो मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट चैप्टर 15 ऑफ CRPC सेक्शन 200 से 203 का प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें ये होता है कि सेक्शन 200 में कंप्लेंट की पूरी व्यवस्था की, कंप्लेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेंट पहुंच जाता है तो मजिस्ट्रेट इसमें फिर क्या करता है। सेक्शन 200 में कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट हो गया, और सेक्शन 201 में कभी कभी जुडिक्शनल प्रॉब्लम हो जाती है कि किस मजिस्ट्रेट के पास कहाँ पहुँच गया, तो उसको करेक्शन हो जाता है। अब सेक्शन 202 में क्या होता है कि जो कंप्लेंट दर्ज होता है सेक्शन 200 में, अब उसको वेरीफाई करने के लिए कि हमें क्या करना है, तो मजिस्ट्रेट साहब 202 में क्या है, जो विक्टिम है वो अपने पक्ष में जो विटनेसेस लाता है PW1 PW2 उन लोगों को एग्जामिन करते हैं। सेक्शन 200 में तो एग्जामिन हो गया चीफ यानी जो वो विक्टिम है, और सेक्शन 202 में वो कम से कम दो गवाह, ज़्यादा से ज़्यादा गवाह जितना वो पेश कर सकता है जो पेश करता है, तो 202 में उन गवाहों की वेरिफिकेशन होती है। तो 202 में जो गवाहों की वेरिफिकेशन होती है, तो अगर मजिस्ट्रेट साहब पाते हैं कि एग्जैक्टली सब चीफ और जो विटनेसेस हैं वो कंट्रोरी चल रहे हैं, तो सेक्शन 203 का पावर इस्तेमाल करके वो डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट कर सकते हैं। अब लेकिन माना मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि ऐसा है, तो वो इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204 से स्टार्ट हो जाता है। ये एक जनरल प्रोसीडिंग होती है कंप्लेंट केस की। FIR और पुलिस केस की चीज़ें हमने देख ली हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, पुलिस केस FIR वाली बातें हो गई, कंप्लेंट केस टू द मजिस्ट्रेट हो गया। पुलिस केस में कोग्नाइजेबल ऑफेंस की बात आती है, इसमें नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस दोनों की बात आती है। पुलिस केस में एग्जैक्टली अप्रोच सेक्शन 154 के थ्रू हो रहा है, वहाँ सेक्शन 2D लग रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। वहाँ इंक्वायरी होती है, और पुलिस केस में इन्वेस्टिगेशन होता है, और कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट में इंक्वायरी होती है। उस समन ऑफ प्रोसेस आएगा तो उसमें समन, वारंट, और ये नॉन बेलेबल इशू ऑफ बेलेबल वारंट, फिर इशू ऑफ नॉन बेलेबल वारंट, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो कंप्लेंट केस में प्रोसीडिंग्स क्या होती है, जब आप मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट कंसीडर कर लिया, इशू ऑफ प्रोसेस जा रहा है, समन करने जा रहा है, वारंट करने जा रहा है, तो आप मान लीजिए एग्जैक्टली जैसे FIR केस में आपके खिलाफ फॉल्स FIR हुआ, तो कंप्लेंट केसेस में भी आप फील कर सकते हैं कि there is no substance, there is no material, there is no fact sufficient that you should be bring into the issue of process under section 204 by the concerned magistrate. So there is a legal remedy available to you also as per like the other aspect. तो इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को आपके बीच में रखना चाहूँगा। नागवा वर्सेस वीरम्मा शिवलंगप्पा कोंगराली, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस NCP इंडिया लिमिटेड, और मेनी मोर जजमेंट्स में एक प्रॉपर प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें कहा गया कि हम सेक्शन 482 CRPC का इस्तेमाल करके गलत कंप्लेंट केस को निरस्त कराने के लिए कंसर्न हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और 482 का पावर जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है उसके तहत हम क्वैसिंग ऑफ FIR की तरह हम क्वैसिंग ऑफ कंप्लेंट केस भी कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह जैसे वहाँ पे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल केस में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, उसी तरह यहाँ भी नागवा वर्सेस वीरम्मा शिवलंगप्पा कोंगली वाले केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया जिनको फॉलो करना है। एक बार मैं उन सारे गाइडलाइंस को आपके बीच में रखता हूँ। कंप्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस which is alleged against the accused, absurd and inherent improbable. Discretion exercised by magistrate is in issuing process is capricious and arbitrary, where the complaint suffers from the fundamental legal defects. तो ये सारी जो चीज़ें मैंने पढ़ी जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस तो होना नहीं चाहिए और अब्यूज़ ऑफ द पावर ऑफ 482 नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होना चाहिए उसी प्रोसेस को नहीं फॉलो किया, तो इस बेसिस पे आप अपने कंप्लेंट केस को आप क्वेश करा सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये हुआ कि लैंग्वेज, जैसे FIR की लैंग्वेज आर्बिट्री है, too much flimsy that you cannot, even a prudent man cannot believe upon the exactly the things that happen with you. तो ये सारे ग्राउंड्स पे फिर ये एक तरह से हम कन्विंस करने में सफल हो जाएं अपने वकील के माध्यम से कि मैलिशियस ग्राउंड पे
हमें डिफेम करने के लिए या नेसेसरी परेशान करने की इस प्रोसीडिंग्स को किया गया है। तो इन सारे ग्राउंड्स पे इस पर्टिकुलर केस को क्वेश किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह कंप्लेंट केस वर्सेस पुलिस केस की व्यवस्थाएं होती हैं, और सारी चीज़ें जानना हो, कुछ अगर डाउट्स हो तो कमेंट करके और ये हमारे ईमेल आईडी पे मेल करके आप जान सकते हैं। ANG लॉ एसोसिएट्स न्याय एवं धर्म सिद्धांत के साथ इसी तरह आपके बीच में कंसर्न लीगल फैक्ट्स, लीगल ग्रीवेंसेस की लीगल रेमेडीज़ के साथ आता रहेगा। और आपसे निवेदन है, अगर ये मेरा प्रयास, हमारा ये प्रयास ANG एडवोकेट गौरव गौतम, वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत का प्रयास आपको बेहतर लग रहा तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हम यूट्यूब पे ANG लॉ एसोसिएट्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और फेसबुक पेज पे आपके साथ ANG लॉ एसोसिएट्स के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो। धन्यवाद। जय हिंद। वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत आप सबको करता है सलाम।